तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। राजस्थान में एक जगह है भीलावाड़ा, एक जिला लगता है और इसी भीलावाड़ा जिले में एक थाना लगता है, गंगापुर थाना। और बात अभी आज या कल की ही है। इसी थाना क्षेत्र में सुबह सुबह जो पुलिस वाले थे उनके पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बताता है कि सर यहाँ पे एक लड़की है, एक महिला है जो बिना कपड़ों की पड़ी हुई है। अब ऐसा फ़ोन आता है, सारे लोग भाग के वहाँ पे पहुँचते हैं जितने पुलिस वाले थे। पहुँचने के बाद देखते हैं कि सच में वहाँ पे एक महिला है जो होश में भी है। ऐसा नहीं है कि महिला की लाश है या फिर महिला बेहोश पड़ी है, होश में है, बाकायदा लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले उस महिला के ऊपर पहले तो कपड़ा डाला गया। कपड़ा डालने के बाद फिर उस महिला को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, वहाँ से लेके थाने जाया गया। साथ ही पहले तो हॉस्पिटल कि देखा जाए कि क्या मामला है, बीमार है क्या है। हॉस्पिटल में बाकायदा उसकी थोड़ी बहुत देखरेख हुई। देखरेख होने के बाद उस महिला को ग्लूकोज वगैरह लगाया गया। थोड़ी सी उसकी स्थिति में जब सुधार हुआ तो फिर पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं कि आप कौन हैं और इस तरह से रोड पे बिना कपड़ों के क्यों थी। इसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी सुनाती है और इस कहानी में न केवल उस महिला की इज्जत तार तार हुई बल्कि कायदे से अगर कहें तो हम सब जितने लोग हैं सबकी इज्जत तार तार हो चुकी है। दरअसल ये महिला इसे गंगापुर थाना में एक गांव लगता है, उसी गांव की रहने वाली थी। शाम को उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद पूरे परिवार को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद खुद भी खाती है। उसके बाद फिर टहलने निकलती है कि चलें थोड़ा इवनिंग वॉक हो जाएगा। और ऐसे ही वो महिला जब इवनिंग वॉक पे निकलती है तो इसी दौरान वहाँ पे 3 लड़के मौजूद थे। तीनों लड़कों ने जब उस महिला को देखा तो फिर उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही ऑफ़र वगैरह दिया कि तुम मेरे साथ चलो, रात बिताओ, इतने रुपए ले लेना। महिला मना कर देती है। उसके बाद वहाँ से झुंझुला के जाने लगती है। इसके बाद वो तीनों लड़के इस महिला के ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक करके इसका मुंह दबा के एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। जाने के बाद इस महिला के साथ बारी बारी से गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप घंटों तक किया। उसके बाद फिर यहीं पे जब उन आदमियों का, उन हैवानों का मन नहीं भरा तो फिर उन्होंने उस महिला के जितने भी कपड़े थे उन सारे कपड़ों को एक जगह इकट्ठा किया और उसको अपने साथ लेके भाग गए। यानी उस महिला को बिना कपड़ों के एक सुनसान जगह, एक जंगल, एक झाड़ी में यूं ही छोड़ दिया। अब घंटों तक तो पहले वो महिला बेहोश रही। उसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है, दर्द से कराहती हुई बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद फिर सड़क पे आती है, लोगों से मदद की गुहार लगाती है। अच्छा, सुबह सुबह का वक्त था तो न जाने कितने लोग सैर पे निकले थे, न जाने कितने लोग अपने काम पे जा रहे थे। किसी को दुकान खोलनी थी, किसी को कुछ और करना था। लगातार वो महिला उन लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। किसी से पानी मांगती रही, किसी से कपड़े मांगती रही, किसी से ये कहा कि पुलिस को फ़ोन कर दो। लेकिन वहाँ से जितने लोग गुजरे उन तमाम लोगों ने उस महिला को इग्नोर कर दिया। किसी ने कहा कि वो महिला पागल है, किसी ने कहा कि ये हमारा मैटर नहीं, इसमें हम क्यों पड़े। यानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने उस महिला की मदद की हो। लगभग 6 बजे 5 बजे से लोग उधर से आ जा रहे थे। 5 बजे तक ये कार्यक्रम उसने मदद मांगने का शुरू किया और लगभग 7-8 बजे तक उस महिला ने मदद मांगा। लगातार रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें करती रही। 8 बजे तक फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वहाँ पे पहुँची। उसके बाद उस महिला को रेस्क्यू किया। लेकिन इस पूरे 3-4 घंटे के दौरान न जाने कितने लोग वहाँ से गुजरे होंगे, न जाने कितने लोग उस महिला को ऐसे देख के इग्नोर किए होंगे। और आपको याद होगा कि मणिपुर में जब वो घटना घटी थी, उस महिला का जो प्रदर्शन हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, तो हम ही आप थे जो इस तरह की बातें बोल रहे थे कि मानो हमारे हत्थे अगर वो आरोपी चढ़ जाए तो हम ये कर देते, हम आग में जला देते। हमारे यहाँ होता तो हम ऐसा स्टैंड लेते, वैसा स्टैंड लेते। लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं कि केवल मणिपुर में हो रही हैं। मणिपुर का वीडियो वायरल हो गया। हर एक प्रदेश के, चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, चाहे जिसकी प्रशासन हो, पॉलिटिशियन वाली बात पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप समझें कि हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं। हर जगह हमारे आप जैसे लोग मौजूद हैं और हम सब इग्नोर कर देते हैं। दूसरे का मामला होता है, दूसरी जगह की बात होती है, तब हम बढ़ चढ़ के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। क्या आप सोच के देखिए कि राजस्थान में जब ये घटना घटी, उस महिला के साथ वो ऐसी सड़क पे पड़ी रही, तो क्या कोई नहीं ऐसा था जिसने उससे पहले मणिपुर वाले पे अपनी संवेदना न व्यक्त की हो? सब ने किया होगा, लेकिन खुद पे बात आई तो इस तरह से इग्नोर करके निकल गए।
तो कहीं ना कहीं ये हम सबके मुंह पे एक तमाचा है और हम सबकी मर्द जात से एक सवाल है कि क्या हम लोग इतने बुज़दिल और इतने कायर हो चुके हैं। मुझे लगा इस बात को बताना चाहिए, शायद किसी का ज़मीर जग जाए और शायद मेरा भी बोलते बोलते ही जग जाए और मेरे सामने कभी ऐसी घटना हो तो मैं न बर्दाश्त करूं, कम से कम उस लड़की उस महिला की मदद करूं। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक बंद कमरे में हवस और लालच दोनों मिलते हैं और दोनों के मिलने से जो जन्म लेता है एक खौफनाक साजिश या फिर एक खौफनाक हत्या का पूरा कार्यक्रम जन्म लेता है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करेंगे और इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात में एक ज़िला लगता है खेड़ा ज़िला, और इसी खेड़ा ज़िले में एक इलाका है डाकोर, और इसी डाकोर इलाके में एक जगह लगती है एक भगत जैन, और इसी भगत जैन में एक परिवार रहा करता था। परिवार भरा पूरा परिवार था। परिवार के जो मुखिया थे जगदीश भाई शर्मा, लगभग 70 से 75 साल के बीच इनकी उम्र। इनके बेटे थे, बेटियां थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही थी। बेटियों की इन्होंने शादी कर दी थी, इधर बेटों की भी शादी हो गई थी, बहुएं आ गई थी, शादीशुदा ज़िंदगी भी उनकी आगे बढ़ चली थी, बच्चे भी हो गए थे। यानी एक सुखी संपन्न परिवार के लिए जो चाहिए था वो तमाम चीज़ें जगदीश भाई शर्मा के पास थी। ठीक ठाक पैसा था, इलाके में ठीक ठाक नाम था, सारे लोग सम्मान करते थे, सारे लोग इज्जत करते थे, अच्छी खासी घर से ज़िंदगी भी गुजर रही थी, न कोई लड़ाई न कोई झगड़ा, परिवार में भी कोई कलह नहीं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, पारिवारिक ज़िंदगी भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी दौरान आज से लगभग हफ्ते 10 दिन पहले की ये बात है, जो जगदीश भाई शर्मा थे अपने घर से ये कह के निकलते हैं कि कहीं जा रहा हूँ और शाम हो जाएगी आते आते। इतना कह के अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद परिवार वाले अपने काम में बिजी, बच्चों को स्कूल छोड़ना था तो बहुएं उसमें बिजी थी, बेटों को जॉब पे जाना था तो वो उसमें बिजी थे, महिलाओं को खाना बनाना था तो उसमें बिजी थी। इतना कह के जगदीश भाई शर्मा घर से निकल गए, परिवार वाले अपने काम में बिजी हो गए। धीरे धीरे दिन बीत गया, शाम हो गई, बच्चे भी लौट के आ गए, जो लोग दफ्तर गए थे वो लोग दफ्तर से आ गए, महिलाएं शाम के खाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जो जगदीश भाई शर्मा थे वो अभी तक नहीं आए थे। अब आमतौर पे ऐसा होता भी नहीं था कि सुबह के निकले और शाम तक ना आए, कहीं जाना होता था तो बीच में एक बार लौट आते थे, खाना वगैरह दोपहर का खाते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ कि सुबह से निकले हैं और शाम हो गई और अभी तक आए नहीं। परिवार वालों में कहा सुनी होने लगी इस बात को लेकर कि कहाँ गए होंगे, आपस में सब लोग बात कर रहे हैं। इसी दौरान फिर ये हुआ कि चलो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ है। फ़ोन किया गया, जब फ़ोन किया गया तो फ़ोन लगा नहीं। अब थोड़ी सी चिंता होने लगी, फिर लगातार सारे लोगों ने अपने अपने मोबाइल से फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। अब जब किसी का फ़ोन नहीं लग रहा तो थोड़ी सी मन में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे हैं कि कहाँ चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मोबाइल वगैरह छीन लिया हो। लिहाजा परिवार वालों ने खोजने का फैसला किया। सबसे पहले बेटे निकलते हैं गांव में, जहाँ जहाँ उनके पिता जाते थे जगदीश भाई शर्मा, वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के दौरान हर जगह से वही जवाब कि यहाँ तो आज वो आए नहीं। इसके बाद फिर ये हुआ कि चलो जितने रिश्तेदार हैं वहाँ फ़ोन करके पूछ लेते हैं, क्या पता घूमने चले गए हों। वहाँ भी पता किया गया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं। फिर ये हुआ कि चलो उनके दोस्तों के यहाँ पता करते हैं, वहाँ भी पूछताछ कर ली गई, वहाँ से भी कुछ खबर नहीं लगी। यानी गांव में ढूंढ लिया, जहाँ रिश्तेदारी थी वहाँ ढूंढ लिया, दोस्तों के यहाँ पता कर लिया। इधर पूरी पूछताछ में पूरा एक दिन गुजर गया। ना तो जगदीश भाई शर्मा का मोबाइल स्विच ऑन हुआ, ना ही कहीं से कोई खबर, कोई जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन मिली। इधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। लगातार परिवार वाले अपने तरीके से खोजबीन कर रहे हैं, लगातार अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी ऐसी जानकारी, कहीं से कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जिससे इस मामले में कुछ भी पता चल सके। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए और जगदीश भाई शर्मा का कुछ भी पता ना चला। इधर जब 2 दिन गुजर गए और कहीं से कुछ खबर नहीं, तो परिवार वाले भी अब बेहद घबराए हुए कि 2 दिन में अगर नहीं पता चला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा हो गया हो। तरह तरह के अजीब अजीब से मन में ख्याल आ रहे हैं।
दिल था कि बैठा जा रहा सबका। इसी दौरान परिवार वालों को एक चीज़ याद आती है कि हम लोगों का एक पुराना कमरा भी है जो यूं ही ऐसे लेके छोड़ा गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाबूजी हैं वहाँ पे जाके आराम कर रहे हो। इसके बाद फिर परिवार वाले जो कमरा था चोल इलाके में वहाँ पे भी जाते हैं। कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर से ही उसका दरवाज़ा दिखता था। उसको देखा गया तो पता चला कि उस पर तो ताला बंद है, यानी यहाँ भी नहीं आए। तो फिर गए कहाँ? अब तक खबर गांव वालों में फैल गई कि जो जगदीश भाई शर्मा है वो गायब है। तो अब गांव वाले भी अपने तरीके से खोजबीन कर रहे हैं, आसपास के इलाकों में, तालाब के पास, कुएं के पास, किसी नदी के पास, किसी नहर के पास, यानी जिसके दिमाग में जो चीज़ आ रही है हर आदमी हर संभव कोशिश कर रहा। फ़ोटो वगैरह भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दी गई, साथ ही गुमशुदगी की तलाश वाला पूरा मैसेज होता है वो भी चला दिया गया। देखते देखते 3 दिन गुजर गए और जगदीश भाई शर्मा का कहीं से कुछ भी पता ना चला। इधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले हर संभव कोशिश कर रहे हैं खोजने की। धीरे धीरे इनाम वगैरह की भी बात होने लगी कि अगर जगदीश भाई शर्मा मिल जाएंगे तो इतना इनाम दिया जाएगा। गांव वाले भी अब अलग अलग बात करने लगे कि कहीं लगता है किसी ने मार वार के फेंक तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सड़क वगैरह पे किसी ने किडनैप कर लिया हो। तमाम तरह के ख्याल। वक्त गुजर रहा, जगदीश भाई शर्मा का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। परिवार वाले जहाँ जहाँ वो जाते थे अब उस जगह पे 2-2, 3-3 दिन बाद फिर से जा के पता कर रहे हैं कि क्या पता किसी को कुछ याद आ जाए। ऐसे ही परिवार वाले जो दूसरा घर था वहाँ फिर से जाते हैं, जाने के बाद फिर से ग्राउंड फ्लोर से देखते हैं कि यहाँ ताला बंद है। लेकिन इस बार लगभग 3 से 4 दिन बाद जब उस दूसरे घर पे जाते हैं तो जाने के बाद एक अजीब चीज़ महसूस करते हैं। दरअसल परिवार वालों को अब एक तरह से 3 से 4 दिन गुजर गए थे, तो हर छोटे से छोटे डिब्बे में भी वो खोज रहे थे। तो भले ही उस मकान पे ताला बंद था, लेकिन उनके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था विजय, उनके दिमाग में पता नहीं क्या सोचता है कि वो थोड़ा सा उन्हें लगता है कि एक काम करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और जाके कमरे के करीब से देख लेते हैं। लिहाजा वो ऊपर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही दरवाजे के पास खड़े होते हैं तो अंदर से इतनी तेज़ बदबू आती है कि फ़ौरन वो भाग के नीचे आ जाते हैं। आने के बाद मुंह एकदम रुआसा सा, रौंदी सी आवाज़ में बाकी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो एकदम रौंदी सी आवाज़ में बताते हैं कि ऊपर अजीब सी बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जो बाबूजी हैं अंदर ही है। इतना सुनने के बाद पहले तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जो ये कह रहे हैं इसका मतलब तो यही है कि अंदर लाश है तभी बदबू आ रही। फिर क्या था, हिम्मत जुटा के जैसे तैसे करके गांव के और लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद फिर ऊपर जाते हैं। जाने के बाद ऊपर ताला तोड़ा जाता है और जब ताला तोड़ के दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर का जो मंजर था वास्तव में इतना खौफनाक था, इतना भयानक था कि उसे देखने के बाद सारे लोगों की रूहें कांप गई। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आती है, आने के बाद कमरे में दाखिल होती फर्स्ट फ्लोर पे, और दाखिल होने के बाद देखती है कि अंदर एक 60 से 70 साल की उम्र का एक शख्स है जिसकी लाश पड़ी हुई है। लाश बिना कपड़ों के है, बॉडी के प्राइवेट पार्ट को काट के अलग रख दिया गया है और बॉडी कई दिनों से सड़ रही है। फ़ौरन पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो पहले तो सबको बाहर निकालते हैं, पूरे उस क्राइम सीन को अपने कब्जे में लेते हैं, बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद इधर अब जांच पड़ताल शुरू। चूँकि वास्तव में मामला इतना भयानक था कि किसी आदमी का कत्ल हो जाए ये तो नॉर्मल बात है आज के टाइम में फ़िलहाल, लेकिन इस हिसाब से कत्ल की पहले उसके प्राइवेट पार्ट को कट करना और दर्द से यूं ही तड़प तड़प के मरा हो। चूँकि जिस हिसाब से क्राइम सीन था 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर थी। आसपास पूरा छींटे छींटे में खून फैला हुआ था, इसका मतलब वो आदमी लगातार दर्द से तड़प के इधर उधर भटका है और जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ प्राइवेट पार्ट से उसके खून गिरा है और उसी चीज़ के छींटे हैं। दूसरा कि आदमी को ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी रंजिश में मारा गया है, नहीं तो किसी को कत्ल करना होगा तो यूं ही कर देगा, इस हिसाब से कैसे करेगा। तो सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं था। पुलिस वाले अलग छानबीन कर रहे हैं, परिवार वाले बेचारे एकदम बदहवास कि उनके घर के मुखिया को इस हिसाब से मारा गया। गांव में अब अपने तरीके से बातचीत किस हिसाब से मारा गया, कौन था, क्यों मारा होगा, तमाम तरह की जांच पड़ताल, तमाम तरह की बातचीत हो रही। ना कोई सबूत मिला, ना कोई गवाह मिला, ना कोई सुराग मिला। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं।
कभी परिवार वालों से पूछा कि इस आदमी की कुंडली क्या थी, इसका चरित्र कैसा था। कभी गांव वालों से पूछताछ की, कभी उसकी पत्नी से पूछताछ की, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला। पुलिस वालों ने यह भी पूछा कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या किसी से कोई रंजिश, कोई पुराना विवाद। यहाँ से कुछ नहीं मिला। फिर ये पूछा गया, ये पता किया गया कि क्या किसी ने कोई धमकी वगैरह तो नहीं दी पैसे को लेके, क्या किसी से ज़मीन का कोई लफड़ा वगैरह तो नहीं था, क्योंकि कत्ल है तो कोई मोटिव, कोई दुश्मनी तो होगी ज़रूर। पुलिस वाले अपने तरीके से जहाँ जहाँ उनका दिमाग जिस दिशा में दौड़ रहा था, हर उस दिशा में पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, लेकिन पूरे गांव में ना उस शख्स से किसी की कोई दुश्मनी निकली, ना किसी से पैसे का कोई लेन देन निकला, ना कोई विवाद, ना कोई रंजिश, ना कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं निकला। इधर पुलिस वाले अब दिन गुजर रहा तो वो और अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जब 3-4 दिन गुजर गए और कातिल का कुछ पता ना चला, तो फिर पुलिस वालों को लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कातिल है वो घर के अंदर ही है। कई बार ऐसा होता है कि कातिल को हम लोग पूरी दुनिया में खोजते हैं और कातिल एकदम मरने वाले के जस्ट बगल बैठा हो। इसी वजह से अब पुलिस वालों ने घर के बारे में पता करना शुरू किया कि इस आदमी की किससे कैसे संबंध है, किसकी कैसे दुश्मनी थी, कैसा नेचर था, क्या नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें जब पूछी गई तो एक नाम निकल के सामने आया, और ये नाम किसी और ने नहीं, मरने वाले के बड़े बेटे विजय ने ही दिया, और ये नाम था मनीषा शर्मा। और ये मनीषा शर्मा कोई और नहीं, विजय के छोटे भाई यानी मरने वाले के छोटे बेटे की पत्नी थी। अब जैसे ही मनीषा का नाम आया, पुलिस वालों ने मनीषा से पूछताछ शुरू की। तो शुरुआत में तो इधर उधर बातें घूमी, लेकिन पुलिस वाले जब अपनी शक्ति बरतते हैं तो अंत में मनीषा टूटती है, और टूटने के बाद इतनी भयानक और इतनी घटिया कहानी बताती है कि इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी एक बार शक्ति में आ जाते हैं। दरअसल जो मनीषा थी, उसके जो पति थे वो कहीं नौकरी करते थे, ठीक ठाक सैलरी थी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, जैसे शुरू में बताया कि पूरा परिवार बहुत संतोषवादी था, ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे की लालच हो, बहुत माया में पड़े हो। लेकिन मनीषा ऐसी नहीं थी, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मनीषा का ये था कि जितने पैसे मिल सके, चाहे जिस तरीके से, उसी तरीके से कमाना है पैसे। मनीषा पढ़ी लिखी नहीं थी तो कहीं जॉब नहीं कर सकती थी। मनीषा को कोई बढ़िया काम नहीं आता था तो उसके दम पे भी पैसे नहीं कमा सकती थी। तो फिर क्या करें? तो फिर मनीषा के दिमाग में आया कि काम करते हैं, जो पैसे वाले उनको फंसाते हैं, लेकिन घर की 4 दीवारी से बाहर तो कदम रख नहीं पाऊंगी, तो फिर फंसाऊँ किसको? तो फिर इसके दिमाग में एक काम करते हैं, अपने ही ससुर को फंसा लेते हैं। ससुर अभी 75 का है, लेकिन देखने में काफ़ी यंग है, पैसे भी ठीक ठाक हैं, और घर का मुखिया ही कंट्रोल में रहेगा तो सारी चीज़ें और बढ़िया होंगी। लिहाजा फिर अपने ससुर पे ही डोरा डालना शुरू करती है। इधर ससुर भी उनके चरित्रहीन, तो वो भी फिसलते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही, लेकिन बड़ा घर था, भरा पूरा परिवार था, तो फिर ये चीज़ें हों कैसे? तो फिर ससुर आइडिया देता है और कहता है कि बाहर जो मकान है, जो एक कमरा है, उस पर तुम मिल सकते हैं। लिहाजा प्लान फिक्स हुआ। उसके बाद ये सारे लोग उसी जगह पे लगातार मिलते, ससुर इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता, बदले में कुछ पैसे वगैरह दे देता। यह सिलसिला बदस्तूर कई दिनों तक चलता रहा, और अंत में काफ़ी पैसे जब इसको मिल गए, तो इसी दौरान जो बहू थी मनीषा, वो फेसबुक चला रही थी। फेसबुक चलाते चलाते फेसबुक पे इसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, बातचीत होती है। बातचीत के दौरान उस आदमी ने कहा कि यहाँ क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारी जगह तो विदेशों में है। ये खुश, ये कहती है कि कैसे? तो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा, सारा इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन जाने के लिए खर्चे लगेंगे। तो इसने पूछा कितने? तो उसने कहा कि 2 लाख रुपए। यानी एक आदमी में जो बाकायदा फेसबुक से ही मिला है, ना कोई कांटेक्ट है, ना कोई कनेक्शन है, उसने बस एक झींगा फेंका 2 लाख रुपए का, और ये तैयार हो गई। अब ये पैसे के इंतज़ाम में जुट गई, लेकिन पैसे कहाँ से मिले? तो फिर इसका तो एकमात्र सहारा था इसका ससुर। अपने ससुर से कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। वो कहता है कि 2 लाख रुपए मैं कहाँ से दूंगा तुमको? वो मना कर देता है, और जैसे उसने मना किया तो वहीं से इसके सर पे खून सवार हुआ कि एक आदमी जिसकी हर खुशी मैंने पूरी की, भले ही पैसे के बदले, लेकिन मैंने 2 लाख रुपए मांगे और इसने दिए तक नहीं। अब इससे मैं बदला लूँगी। तो फिर बदला क्या लूँगी? तो फिर इसके दिमाग में आया कि मैं इसका कत्ल कर दूँगी। इसी प्लान के तहत फिर ये उसको कहती है, अपने ससुर को, यानी जो
जगदीश भाई शर्मा थे, उनसे कहती कि काम कीजिए, मेरा आज आपसे मिलने का मन है तो आप वहाँ आ जाइएगा। ये अपने घर से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है। वहाँ पे ससुर पहले इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे बाकायदा पहले तो उनको न्यूड करती है, उसके बाद फिर चाकू से उनके प्राइवेट पार्ट को काट के और एक दो जगह और चाकू मार के उनका कत्ल करती है और आधे घंटे के अंदर कत्ल वगैरह करके घर पे आ जाती है। पूरे परिवार को यही लगता है कि ये बच्चों को स्कूल छोड़ के आई है, लेकिन परिवार वालों को क्या पता था ये कत्ल करके आई है। तो इस कहानी में एक अजीब चीज़ थी कि एक आदमी जो बाकायदा बहू बेटी में भी डिफरेंस नहीं कर पाया, एक महिला जो पैसे के लिए इस कदर भूखी थी कि कुछ भी करने को तैयार थी, उसके बाद फेसबुक से लालच मिला कि मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा, तो फिर उसी विदेश जाने के चक्कर में 2 लाख रुपए के लिए अपने ससुर का कत्ल कर देती है। तो अजीब सा कैरेक्टर था उसके ससुर का भी, बहू का भी। और कहा तो ये भी जाता है, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या ये समचारी, जापे कुदिष्ट बिलोके जो ताके बदकच पाप न हुई। यानी अनुज बधू यानी भाई की पत्नी, भगनी मतलब बहन, सुत नारी मतलब पुत्रवधू, ये सारी स्त्रियाँ एक जैसी होती है। यानी जैसे आपकी बहन है वैसे ही आपकी भाई की पत्नी है और वैसे ही आपकी बहू है। और ऐसे इंसान पे अगर आप कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे रिश्तों पे आप कलंकित करने का काम करते हैं, तो आपके मरने में भी कोई पाप नहीं है। लेकिन ऐसा तब हो जब बहू खुद इनोसेंट होती है, लेकिन बहू ने तो यहाँ पैसे के लिए अपने ससुर के साथ ही ये सब किया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।